नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12 और 13 नहीं करेंगे। 12 और 13 क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले 14 करेंगे, उसके बाद 12 13 करेंगे, ठीक है। सो चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चैप्टर आप मान सकते हो कि फिजिक्स का सबसे अभी रिसेंट का एप्लीकेबल चैप्टर है। जितनी भी आप दुनिया में चीज देख रहे हो, आप मोबाइल में देख रहे होंगे या लैपटॉप में या टीवी में देख रहे होंगे ये वीडियो, तो वो सब सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। जो जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सब सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। सेमीकंडक्टर का यूज करने से हमारा जो पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इतना हुआ कि हमारी लाइफ इजीली हम उसको जी सकते हैं। उसमें फिर आप हैंड में वो क्या बोलते हैं, रिस्ट बैंड, क्या वो होता है ना, एक बैंड बैंड बैंड, जिससे वो मेजर करने के लिए कि भाई कितना हार्ट बीट है, कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो फिर स्मार्टफोन्स, वायरलेस ब्लूटूथ और ये सब 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 ईयरबड्स, कितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो सब एंड सब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़ा बहुत पार्ट हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देखेंगे कि भाई बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948, दिस वाज द ट्रांसफॉर्मिंग ईयर इन द मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948, सच डिवाइस, सच मतलब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब। ये देखो सब वैक्यूम ट्यूब्स है, ऑल्सो कॉल्ड वाल्व्स, बराबर है, उसको वाल्व्स भी कहा जाता है। लाइक द वैक्यूम डायोड विच हैज टू इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है और एक कैथोड है। या फिर ट्रायड भी हो सकता है विच हैज थ्री इलेक्ट्रोड्स, कैथोड, प्लेट एंड ग्रिड। टेट्रोड मतलब चार इलेक्ट्रोड, पेंटोड मतलब पांच इलेक्ट्रोड। अब देखो ये सारे नीचे जो है ना इलेक्ट्रोड्स हैं, ये देखो इधर एक दो तीन चार, ये चार इलेक्ट्रोड वाला है, दो तीन चार पांच है, ये सात वाला है, सब अलग अलग वाला है। समझ रहे हो? तो आप बोलो सर ये तो बहुत छोटे हैं, बड़े हैं, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, ये तो आपने फिगर दिखा दिया। तो मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार वैक्यूम ट्यूब डिस्कवर हुई, तब ये जो बंदा है ह्यूमन की साइज का है, इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब देख लो। अब इतना तो आजकल का मॉडर्न एप्लीकेशन, मॉडर्न कोई भी एप्लीकेशन तो क्या बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोई भी अप्लायंस इतना नहीं है। सारे इतने से ईयरबड से आप सब कुछ सुन सकते हो। ईयरबड क्या, ईयरपॉड, एयरपॉड। In a vacuum tube, the electrons are supplied by a heated cathode, and the controlled flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes. क्या करा जाता है, कैथोड को हीट करेंगे, हीट करेंगे तो थर्मोआयनिक एमिशन, याद है? ओके, थर्मोआयनिक एमिशन होगा और फिर वैक्यूम से पास होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए उसको किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग वोल्टेज डालेंगे तो उस हिसाब से होता है। Vacuum is required in the inter-electrode space. Otherwise, the moving electron may lose their energy on collision with the air molecule in their path. क्यों वैक्यूम ही रखा जाएगा, एयर नहीं रखा जाएगा? बिकॉज एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल से वो टकराएगा तो जैसे यहाँ पे बताया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर देगा, तो जिसके कारण उतना एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। इन दिस डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये तो आप भी जानते हो, कैथोड से एनोड तक ही जा सकते हो, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। देयरफॉर सच डिवाइसेस आर जनरली रिफर्ड एज वाल्व्स। वाल्व का काम क्या होता है पता है? एक ही डायरेक्शन में आगे जाने के लिए। These vacuum tubes are bulky, consume high power, operate generally at high voltage, and have limited life and low reliability. ये सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। अब देखो स्टार्टिंग में जो ये सारी चीजें डिस्कवर हुई थी, जैसे कंप्यूटर पहला, फोटो फोटो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ के लिए जो कैमरा है वो पहला, सब इनसे बने हुए थे। अब तब ये फोटो जब खींचा गया होगा, आई थिंक सो बहुत पुराना है, 2014 एडिशन टेक सेंटर का यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें पब्लिश हुआ है, बट मेरे ख्याल से खींचा बहुत पुराना है। तब नया नया टेक्नोलॉजिकल एज था, तब सब लोगों को ऐसा लगता था भाई ये तो इतना बड़ा हो गया। अब आज आप घर पे पुराना कंप्यूटर भी यूज करो ना,
कंप्यूटर को छोड़ो, टीवी की बात करते हैं, पुराना वाला टीवी यूज करो, आपको गवार ही मानेगा। और इतना जो सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इतना पतला सा मतलब आज तो है ना, एक पतली जो 200 पेजेस की बुक आती है ना, उतना पतला टीवी आज आ गया। वो सब किसके एडवांसमेंट है इसकी? अगर यही सारे वाल्व और वो सब यूज करते रहेंगे तो वो उतना पतला बनता ही नहीं। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कंपैरिजन के तौर पे आप देख सकते हो ये ना, the seed of the development of modern solid-state semiconductor electronics go back to 1930s, when it was realized that some solid-state semiconductors and their junctions offer the possibility of controlling the number and the direction of low charge carriers through them. 1930s में क्या हुआ, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स जो थे उनसे उनको पता चला कि भाई वो जो है वो उनके जंक्शन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज, तीन चीज, लाइट हीट और अप्लाइड वोल्टेज, कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जर्स इन सेमीकंडक्टर। अगर आप इसमें थोड़ी लाइट डालोगे या हीट डालोगे या वोल्टेज डालोगे तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। नोट दैट, चेंज हो जाएंगे मतलब जिसके कारण आप उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी पास कर सकते हो, कम भी पास कर सकते हो। नोट दैट द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर विदिन द सॉलिड itself, while in the earlier vacuum tube valves the mobile electrons were obtained from a heated cathode and they were made to flow in an evacuated space or volume। पर सेमीकंडक्टर में क्या होता था, सेमीकंडक्टर में उसमें से ही निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स उधर ही फ्लो होते थे, वेरस उधर वैक्यूम ट्यूब में क्या था, कैथोड से निकल के एनोड तक जाता था, वेरस इसमें तो खुद से। जैसे देखो 1907 में ऐसा पहला सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश करी थी, 1947 में ये हो गया और 1963 में ये। अब ये जो चिप है ना, वो आपकी उंगली से भी छोटी चिप हो सकती है, और ये चिप इनके कंपैरिजन में मोर देन 1 लाख टाइम्स एफिशिएंट है, और ये इतना बड़ा ट्यूब जितना होता है, समझ रहे हो? ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, लिखने की कोई जरूर नहीं है। नो एक्सटर्नल हीटिंग और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस इज रिक्वायर्ड बाय द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब कैथोड और वो पुराने वैक्यूम ट्यूब में आपने जैसे देखा, यहाँ पे हीट करने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल चीजें चाहिए, फिर यहाँ से निकालने के लिए, इसलिए इतना बड़ा होता था, बराबर है। ये आजकल धीरे धीरे इसमें से इसमें कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे वैक्यूम ट्यूब्स में, ठीक है। ये सारे अप्लायंसेस हैं, उसमें वैक्यूम ट्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई नो, वेरएज सेमीकंडक्टर में क्या होता था, कोई ऐसा हीटिंग भी नहीं चाहिए, इवैक्यूएटेड स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। दे आर स्मॉल इन साइज, सबसे बड़ा एडवांटेज, कंज्यूम लो पावर, दूसरा एडवांटेज, ऑपरेटेड लो वोल्टेज, तीसरा एडवांटेज, चौथा हाई लॉन्ग लाइफ, चौथा एडवांटेज, और हाई रिलायबिलिटी, पांचवा एडवांटेज। जो उसके डिसएडवांटेज थे वो सब इसके एडवांटेज हो गए। फॉर एग्जांपल, इवन द कैथोड ट्यूब used in television and computer monitor which works on the principle of vacuum tube are being replaced by liquid crystal display monitors with supporting solid state electronics। देखो ये कैथोड रे ट्यूब है, देख रहा है, कैथोड रे ट्यूब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन गन, यहां से आप उसको हीट करोगे, ये सर्किट बोर्ड है, इतना बड़ा सर्किट बोर्ड, यहाँ से अब इसका वर्किंग हमें है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ से कैथोड निकलता है और जो आगे स्क्रीन होती है उस पर बम्बार्ड होता है, ये देखो इतना बड़ा पावर सप्लाई बम्बार्ड होता है, तो जिसके कारण क्या होगा, वहां पे इंप्रेशन होगा और लाइट के कारण हम देख पाएंगे क्या होता है। वैसे देखो ये एलसीडी कितना पतला है, इसको खोल के इतना बताया, बट होता इतना पतला ही, बुक जितना छोटा सा। ये उसका मेन सर्किट बोर्ड, बीच में ये सारे उसके लेयर्स होते हैं और आगे सिर्फ उसका डिस्प्ले होता है। ये पूरा एलसीडी पैनल है। Much before the full implication of the semiconductor devices was formally understood, a naturally occurring crystal of galena, lead sulfide, with a metal point contact attached to it was detector of radio waves। जब से सेमीकंडक्टर बना उससे पहले गैलेना, दैट इज लीड सल्फाइड है, बराबर है, वो उसके मेटल पॉइंट, उसका जो मेटल का पॉइंट होता है ना, उसको कांटेक्ट के साथ अटैच कर देते थे और वो रेडियो वेव्स को क्या करता था, डिटेक्ट करता था। वो एंटेना नहीं होते थे, एंटेना ऊपर लगाते थे, उसमें गैलेना का यूज करते थे। वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके फिर उसको ट्रांसफर करते थे, फिर वो रेडियो चलाते थे या टीवी चलाते थे, ऐसा सब होता था। क्लियर हुआ? तो बेटा ये था पूरा इंट्रोडक्शन।
अब हम पूरा डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप इंट्रोडक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता था कि भाई कहाँ से हम कहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। पहले वैक्यूम ट्यूब इतनी बड़ी बड़ी कैथोड से एनोड तक जाना पड़ता था, उसको हीट करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता था, ऑपरेटिंग वोल्टेज काफ़ी हाई था, पावर भी ज़्यादा लेता था, वी ज़्यादा है तो पावर P इजिकल टू वी आई होता है, तो पावर भी ज़्यादा होगा, उसकी लाइफ भी छोटी होती थी और रिलायबल भी नहीं होता था, कभी भी बिगड़ जा सकता है, वैसे आज इतना नहीं होता है। क्लियर हुआ? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिफाइड सॉलिड सब्सटेंस, जो हमने देखा कि भाई सॉलिड सब्सटेंस यूज होते हैं, उसको क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उसकी रेजिस्टिविटी पे। कंडक्टिविटी क्या है पता है ना, सिग्मा, जो 1 बाय और रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो, 1/सिग्मा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स, ठीक है, उनके बेस पे। अब ये आपको एमसीक्यू में याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मेटल्स, मेटल्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी ज्यादा। अब देखो रो रेजिस्टिविटी कितनी है, 10⁻⁻² और 10⁻⁸ के फॉर्मेट में, ऐसा यूनिट पता है ना, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, उसका इनवर्स 10² और 10⁸ ओम का उल्टा मो, मीटर का पर मीटर, मो पर मीटर। तो आप बोलो सर यहाँ पे तो एस लिखा, उसको सीमन भी बोलते हैं, सीमंस, बराबर है, सीमंस पर मीटर, ये आप बोल सकते हो। दूसरा है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज्यादा है, बट जो कंडक्टिविटी है वो मेटल से कम है। तो आप बोलो सर यहाँ पे तो 10⁵ है, तो देखो ना यहाँ पे 10⁵2 से 10⁵8 के बीच में इसकी रेंज कितनी बड़ी है और इसकी रेंज काफी छोटी है। नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स इज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। अब सबसे ज्यादा देखो -2 से -8, -5 to 6 और 11 to 19 कितना रोकेगा, और कंडक्टिविटी देखो पावर माइनस में। सो द वैल्यूज ऑफ रो सिग्मा गिवन अबव आर इंडिकेटिव ऑफ मैग्नेट, इंडिकेटिव करते कि भाई उसके बीच में होगा, उसके बीच में होगा। कुड वे ऑल्सो गो आउटसाइड द रेंज एज वेल, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिसको हम देखो, आपको पता है केमिस्ट्री इज, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट आपको पता है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज प्योर एक्सेप्शंस, प्योर एक्सेप्शन, तो हो भी सकते हैं जो बाहर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर distinguishing metals, insulators and semiconductor from each other. रिलेटिव वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस और यही सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं भाई। वो ये जैसे उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी भी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, उसकी वैल्यूज रेंज याद रखनी है, मैं भी एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स और उसके एग्जांपल। सेमीकंडक्टर्स आर इन द ओरिजिनल एलिमेंट एंड कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो सकते हैं या तो कंपाउंड हो सकते हैं। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कौन है, दो ही है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। SI स्टैंड फॉर सिलिकॉन, G स्टैंड फॉर जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स तीन होते हैं, उसमें सबसे पहला कौन सा, इनऑर्गेनिक, CdS कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक, एंथ्रेसिन, डोप्ड थैलोसाइनाइड। तीसरे होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, पॉलीपायरोल, पॉलीएनाइलिन एंड पॉलीथायोफेन, तीन ये होते हैं। शायद आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए 2 मार्क के लिए याद रखना। एलिमेंटल तो सिंपल है, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर, एक एक दो दो सबके याद रखना तो काम हो जाएगा। Most of the currently available semiconductor devices are based on the elemental semiconductor, that is SI और GE, and compound inorganic semiconductor, that is इनमें से, मतलब मेजरली ये और ये यूज होते हैं, इनका यूज काफी कम होता है। After 1990, a few semiconductor devices using organic semiconductors and semiconducting polymers have been developed, signaling the birth of futuristic technology of polymer electrons and molecular electronics. 1990 के बाद ये दो डिस्कवर हुए, तो अब उस पर एडवांसमेंट चल रहा है, तो इससे आप फ्यूचर में और ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा क्या बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हो। जैसे आप देख ही रहे हो अभी टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो रही है, 1990 और अब 2020 खत्म हो गया, 30 साल पहले की बात है, 30 साल में बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी इसमें भी वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट,
Why the motion of electrons in solid and in an isolated atom is different? सॉलिड में क्यों अलग होता है और आइसोलेटेड एटम में क्यों अलग होता है, वो यहाँ पे हमें देखना है. According to the Bohr atomic model of the electrons in the atom move in a different orbit around the nucleus, so the energy of any electron depends on the orbit it is in. बोर भैया ने क्या बताया था, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है. मान लो कि भाई 3 ऑर्बिट है, 1 2 और 3, ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि तीनों तीन अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं. When the atoms come together to form a solid, they are close to each other. अब जैसे बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के, सॉलिड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एटम्स, ठीक है, तो वो एक दूसरे से नजदीक आ जाएंगे. सो द अदर ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग एटम्स वुड कम वेरी क्लोज और कुड ओवरलैप. अब देखो बाजू में दूसरा एक एटम में ले लेता हूं दिखाने के लिए, दूसरा कलर ओवरलैप भी कर सकता है या उसके बाजू में भी रह सकता है. समझ रहे हो, क्लियर हुआ? दैट इज दे मर्ज इनटू ईच अदर, बहुत बार मर्ज भी हो जाते हैं और बहुत बार अलग अलग भी रहते हैं. ड्यू टू दिस रीजन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड स्टेट एंड इन आइसोलेटेड एटम इज वेरी डिफरेंट. ये आइसोलेटेड एटम है और ये सॉलिड स्टेट है, दोनों में केस अलग अलग होगा. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट, गिव एग्जांपल ऑफ गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. Some solids have a crystalline structure, means there is a systematic arrangement of atoms or molecules in it. केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स और एटम्स उसके अंदर अरेंज होंगे वो. When atoms are arranged close to each other, the atoms get interact with the neighboring atoms and other atoms. As a result of energy of electrons of atoms are changed. या तो ओवरलैप करेंगे या तो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसके कारण उसके आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर चेंज. क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब या तो एनर्जी ज्यादा होगी या तो कम होगी. ऐसा तो होगा नहीं, दो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में एनर्जी या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, सेम नहीं रहेगी. द एनर्जी लेवल ऑफ इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इफेक्टेड. बाहर वाले से ही लेना देना उसे, बाहर वाले से, अंदर वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट द एनर्जी लेवल्स ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड. उनके लेवल में बहुत फर्क आएगा. सिंस दिस इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय वन और मोर देन इन द क्रिस्टल, बाय मोर देन वन एटम इन द क्रिस्टल. The electrons of the atoms in the crystal has closely spaced different energy level instead of widely separated energy level of electrons of an isolated atom. ये तो आपने पढ़ा है ना, एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स, बराबर है. अब सिंस क्रिस्टल में एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं तो उनके एनर्जी लेवल्स अलग तरह से होते हैं, whereas आइसोलेटेड में एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं. Such a band of close energy level is called energy band. अब सारे लेवल्स एक दूसरे से काफी क्लोज आ जाते हैं तो वो एक बैंड बना देते हैं, उसको एनर्जी बैंड बोलेंगे. The valence electrons are called as valence electrons in incomplete orbit. The energy band which includes the energy levels of the valence electron is called valence band. वैलेंस बैंड मतलब ये देखो लास्ट ऑर्बिट वाले जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं मान लेते हैं. अब देखो मैं जैसे आपको बता रहा था कि भैया एक, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनकी जो बैंड होगी उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे. मैं डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए. हमको अभी आज थोड़ा बहुत तो पढ़ने की ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तो यही पूरे का पूरा पढ़ना है. ठीक है. द एनर्जी बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड के ऊपर जो होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं. ये देखो वैलेंस बैंड जहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं, है कि नहीं. देखो अब ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है. अब इसका भी रोल क्या है वो भी हम देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे. यूजुअली अ वैलेंस बैंड हैज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल नो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड. कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. देयर इज सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड. उस गैप को हम बोलते हैं, एंड द एनर्जी डिफरेंस ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड गैप एनर्जी. और उसको क्या बोलते हैं, बैंड गैप और एनर्जी गैप. उसको किससे डिनोट करते हैं, ईजी से.
वैलेंस देखो, कंडक्शन बैंड मतलब नेक्स्ट बैंड, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। वैलेंस बैंड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कंडक्शन बैंड में हुआ तो वो सेमीकंडक्टर हुआ, और बहुत ज्यादा हुआ तो वो कंडक्टर हुआ। कंडक्टर मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, इंसुलेटर में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बट उन दोनों के बीच के जो बैंड गैप होता है उसको हम ईजी बोलते हैं। और आप कर ही सकते हो कि भाई यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है कंडक्शन बैंड में, अगर इतना बड़ा गैप है तो उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिएगी। Eg is very high in insulator, whereas सेमीकंडक्टर में क्या है, थोड़े बहुत जा सकते हैं इधर से इधर जाने के लिए, इसलिए Eg is मीडियम, और यहां पे तो इजीली जा सकते हैं, इसलिए Eg is very low। ठीक है, Eg मतलब क्या, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब लोग कंडक्शन बैंड में जाने की जरूरत क्या, कंडक्शन बैंड मतलब वो जिससे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आगे समझ में क्लियर हुआ? When the minimum energy level of the conduction band is lower than the higher energy level of the valence band, the electrons in the valence band can easily move to the conduction band। देखो मैंने जैसे बताया ना, इसका मैक्सिमम लेवल और इसका मिनिमम लेवल, समझ रहे? मैक्सिमम वैलेंस बैंड, बैंड मतलब समझ रहे हो, वो पूरा एक पैच होता है। तो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम लेवल और कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेवल, अगर उनके बीच में जगह कम है, क्या बोला है, व्हेन देयर इज मिनिमम एनर्जी लेवल, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकेंगे, और दिस हैपेंस इन द केस ऑफ मेटल्स। Now if there is some gap between the conduction band and the valence band, electrons in the valence band all remain bound and no free electrons are available in the conduction band. This makes the material an insulator। इस केस में देखो, काफी बैंड गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जाएंगे, कम है तो इधर इलेक्ट्रॉन सीधा जा सकते हैं। And if the distance between the conduction band and the valence band is relatively small, and if some of the electrons in valence band get external energy crosses the band gap, बीच वाला केस, डिस्टेंस काफी कम है, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, ऊपर चले गए, काम हो गया भाई, and goes into the conduction band, there is a possibility of flow in conduction band as well as the electron going from the valence band in the conduction band, there is a possibility of conduction due to empty space in the valence band। This is only in the case of semiconductor। इधर से जो लोग इधर गए, तो यहाँ पे जो जगह हो गई, तो इनके कारण भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और यहाँ पे जो जगह होगी उनके कारण भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब बोलो सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसको इलेक्ट्रॉन और होल का स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम पढ़ेंगे, आपको सिर्फ ये अभी याद रखना है ये तीन चीजें। मिनिमम एनर्जी होती है कंडक्टर्स में, एनर्जी गैप काफी बड़ा होता है इंसुलेटर में, और एनर्जी गैप मीडियम होता है कि इजीली एक्स्ट्रा एनर्जी अगर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसको क्रॉस करके बैंड गैप एनर्जी को सीधा पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, वो होंगे सेमीकंडक्टर्स। क्लियर हो गया? ओके, नाउ ये देखो दिया हुआ है एक एक्सप्लेनेशन, ये एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब फॉर सिलिकॉन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सिलिकॉन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है, थर्ड थर्ड पीरियड है, while for GE the outermost orbit is fourth, क्योंकि फोर्थ पीरियड में वो, the number of electrons in the outermost orbit is 4, that is 2s and 2p electrons, केमिस्ट्री वालों को सबको पता होगा। hence the total number of outer electrons in the crystal is 4n। n क्यों? let there are n atoms, एक एटम के लिए 4, तो n एटम्स के लिए 4n, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज 8। अब ज्यादा से ज्यादा आउटर ऑर्बिट में 8 डाल सकते हो, दैट इज 2cs and 6p इलेक्ट्रॉन्स। सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट। समझ रहे हो? 4n इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हो सकते हैं, 4 कहां पे, नीचे, और 4 ऊपर। ये जो 4 नीचे होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, क्योंकि ये कौन से बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 4। अब उसको और 4 चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे, कि भाई उसको 4 चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी चीज को, किसी भी एटम को फुलफिल करने के लिए 8 चाहिए होते हैं, 4 ऑलरेडी है जो वैलेंस बैंड में फिल्ड है, 4 ऊपर जगह खाली है, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। इसलिए टोटल मिला के 8 स्टेट होते हैं।
So these 8 and discrete energy levels can either form a continuous band or they may be grouped in a different bands depending upon the distance between the atoms in the crystal. क्रिस्टल को कैसे अरेंज किया उस हिसाब से देखो, ये गैप कम हो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक दूसरे पे ओवरलैप भी हो सकता है, ठीक है। As the distance between the atoms in the crystal lattice of Si and Ge, the energy gap of this 8n is split into apart. एक्चुअल में Si और Ge में ऐसे होता है स्प्लिट, 4n नीचे और 4n ऊपर, which are separated by energy gap Eg. अगर इतना एनर्जी आपने इस एटम को दिया, इलेक्ट्रॉन को, वो सीधा चल जाएगा ऊपर, वैलेंस बैंड से सीधा कहां पे चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। समझ तो पा रहे हो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड क्या बोल रहा हूं। वैलेंस बैंड मतलब जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कंडक्शन बैंड मतलब वो जिसको भरना है वो, वैलेंस बैंड से वो इजीली थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो कहां पे चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। Next, the lower band, which is completely occupied by the foreign electrons, valence electron at temperature absolute zero, is the valence band है। absolute zero पे valence band पूरी filled है, उसको हम क्या बोलेंगे, valence band बोलेंगे। The other band consisting of foreign energy states called the conduction band is completely empty at absolute zero। absolute zero आप बोलो सर absolute zero क्यों बोल रहे हो, कुछ टेम्परेचर दिया तो, देखो आपको पता टेम्परेचर दिया मतलब थोड़ी हीट दी, थोड़ी हीट दी मतलब इसको हीट दोगे तो वो शायद ऊपर जा सकता है, जाएंगे ऐसा जो नहीं है, शायद जा सकता है। Completely occupied by 4n valence electron at temperature of absolute zero is the valence band। जो सारे इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होगा एट 0 केल्विन उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन से खाली होगा एट 0 केल्विन उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। The other band consisting of 4 energy state called the conduction band is completely empty at absolute zero। दो बार टाइप हो गया तो माफ कर देना। The lowest energy level in the conduction band is called EC। सबसे जो लोएस्ट होगा उसको EC बोलेंगे, सबसे हाईएस्ट को क्या बोलेंगे, EV। and the highest energy level in the valence band is known as EV। above EC and below EV there are a large number of closely spaced energy level। देख लो EC से भी ऊपर है और EV से भी नीचे है। The gap between the top two valence band and bottom of the conduction band is called energy band gap। कंडक्शन बैंड के नीचे और वैलेंस बैंड से ऊपर उनके बीच के जो गैप को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Eg। क्लियर हुआ, ये लिखना है सारा बेटा, ये सारा लिखना है, ओके। ये था उसका इंट्रोडक्शन समझाने के लिए एग्जांपल के थ्रू। अब हम समझते हैं, एक्सप्लेन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर बाय ड्राइंग डायग्राम बेस्ड ऑन बैंड। अब बैंड के थ्रू हम अपने हमने देखो सबसे पहले मेटल कंडक्टर, मेटल दैट इज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर किसके बेस पे देखा, सिग्मा एंड रो, दिस कंडक्शन एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। अब हम देखेंगे ऑन बेस्ड ऑन एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड EC, ये EC और ये EV, इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलेंगे, EG। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। There is no energy level in the region with energy gap। एनर्जी गैप जो है, there is no energy level, इसके बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा। इसके नीचे शायद हो सकते हैं, इसके ऊपर भी शायद हो सकते हैं, इनके बीच में तो कोई नहीं होगा। Hence this region is called forbidden gap। याद रखना ये, क्योंकि इसके बीच में कोई लेवल ही नहीं है, so no electron can occupy that space। अगर कोई लेवल्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है ना। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, फॉरबिडन may be small, large or zero। depending on this gap the following three types are available। अगर ये forbidden gap बड़ा है, छोटा है या जीरो है, उसके बेस पे तीन होगा। और अब तो आप बता सकते हो कि अगर forbidden gap मतलब उसके बीच में कोई है नहीं, अब देखो इतना बड़ा बन गया EV और EC, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ऊपर जाने के लिए, मतलब ये कौन सा होगा, ऑफ कोर्स इंसुलेटर होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी देने से भी वो नहीं गया ऊपर, उसका मतलब इंसुलेटर। थोड़ी एनर्जी देने से वो ऊपर चला गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। और ओवरलैप करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहला ये मेटल्स। According to 1 and 2 in figure A, one can have metal either when the conduction band is partially filled and the valence band is partially empty, or when the conduction and valence band overlap। देखो ये रहा, वैलेंस बैंड थोड़ी बहुत भरी हुई है, कंडक्शन बैंड भी थोड़ी बहुत भरी हुई है, बराबर है, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच चुके हैं, तो इधर भी कंडक्शन होगा, इधर भी कंडक्शन होगा, तो ये मेटल हो सकता है। या फिर दोनों ही, देखो EC होना चाहिए ऊपर और EV होना चाहिए नीचे, बट यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर लिया, ओवरलैप।
ओवरलैप मतलब इजीली इधर से इधर और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। अपने पप्पा की खेती होती ना वो, जैसे मान लो कि भाई आप दो फ्रेंड्स बाजू बाजू में रह रहे हो, एक ही दीवार है तो इजीली जा सकते हो। अब रह रहे हो फ्रेंड्स बाजू बाजू में बट बीच में दो तीन घर है तो आपको थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा उस साइड, समझ रहे हो। When there is overlap, electrons from valence band can easily move into conduction band. Overlap है तो electrons easily आप जा सकते हैं conduction band. When the valence band is partially empty, इस केस की बात कर रहे हैं, electron from its lower state can move to higher level, making conduction possible. देखो सिर्फ पार्शियली एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने के लिए पॉसिबिलिटीज है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया मतलब कंडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ओके, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ सच मटेरियल्स इज लो और द कंडक्टिविटी इज हाई। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं ड्यू टू दिस बैंड रीजन, बैंड वाला रीजन, इसलिए इन सब की रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, ये थे आपके मेटल्स। केस नंबर 2, इंसुलेटर। अकॉर्डिंग टू फिगर द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, मींस अगर Eg 3eV से बड़ा है, ये वैल्यू याद रखना, बराबर है। ये वैलेंस बैंड फुल ही है और ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में कुछ है ही नहीं। और अगर उन दोनों के बीच का ये लोअर लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड या हायर लेवल ऑफ हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और अगर इन दोनों के बीच का गैप 3eV से बड़ा है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड as well as raising the temperature, electrons cannot be sent from the valence band to the conduction band and therefore such material does not carry electricity and such material is called insulator. अब लोग सर सिर्फ 3eV लग रहा है बोलना, बट एक्चुअली बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। सिंस आप ज्यादा एनर्जी चाहिए तो कुछ टेम्परेचर दो या कुछ भी करो, वो यहाँ से वहां पे नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी एनर्जी देने के बाद भी वो नहीं जा पाते, इसीलिए वहां पे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका नाम क्या है, इंसुलेटर। समझ आया, पक्का। और जो थर्ड टाइप है वो है सेमीकंडक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू फिगर सी सच अ मटेरियल हैज एनर्जी गैप Eg लेस देन 3eV। अगर 3eV से एनर्जी कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। किसके बीच में, हाईएस्ट लेवल ऑफ EV एंड लोएस्ट लेवल ऑफ EC, याद रखना। and the region between valence band and conduction band is small, so at room temperature some electrons flows from valence band and can acquire enough energy cross the energy gap enter in the conduction band. रूम टेम्परेचर पे देखो, सिंस Eg की वैल्यू 3eV से कम है तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर या फिर रूम टेम्परेचर पे ही वो इलेक्ट्रॉन सारे एनर्जी लेके कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे EV से चले जाएंगे EC पे। and these electrons through small in number, भले ही छोटे हो, can move in the conduction band, therefore the conduction of charge flow is reduced. समझ में आया, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव सकते कंडक्शन बैंड में, so conduction of charge flow is reduced, such material are called semiconductor. अब देखो यहाँ पे 3eV से कम आपको एनर्जी दोगे तो चला जाएगा, बट थोड़ी बहुत एनर्जी फिर भी देनी पड़ेगी, इसलिए वहां पे कंडक्शन काफी कम है कंपैरिजन टू दैट, इसलिए ये क्या होगा, सेमीकंडक्टर। एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर कितना होता है, लेस देन 3eV। SI में देखो 1.1 eV है और GE में 0.7 eV है, इतना कम मतलब चला जाएगा। वेयरएज इंसुलेटर में क्या होता है, 3eV से ज्यादा होता है। समझना है कि है लोअर एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, अगर वो गैप काफी बड़ा तो मेटल सॉरी इंसुलेटर, गैप छोटा 3eV से कम तो सेमीकंडक्टर, और ओवरलैप कर रहा है या पार्शियली फील्ड है तो वो मेटल होगा। ये था इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हाई लेवल का पढ़ेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पढ़ाई करना, और साथ ही साथ मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भेज दिया है अबाउट द एग्जाम्स ऑफ फिजिक्स, तो प्लीज उसको भी थोड़ा फॉलो अप रखिएगा, ठीक है। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।